नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए लौकी फसल में जरूरी कार्य। गेहूं की फसल में खरपतवारों की रोकथाम के आसान उपाय। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने लौकी की खेती की है, उनकी फसल इस समय फलन की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए लौकी की फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई के साथ ही साथ फसल सुरक्षा के उपायों को करना जरूरी है। तो आप लौकी की फसल में इन कार्यों को किस तरह करें, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया जिला भोपाल की विषय विशेषज्ञ हेमलता वर्मा से। आज आपके सामने लौकी की फसल में किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए तो उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट में लौकी मिल रही है। जैसा हम देख रहे हैं कि लौकी की फसल अब गर्मी की फसल या जायद की फसल नहीं रह गई है, 12 महीने इसको मार्केट में हमको मिलती है। तो और किसान भाई इससे लाभ भी कमा रहे हैं लौकी की फसल लगा के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो खरपतवार की समस्या है जब लौकी की फसल में आती है तो किसान भाई देख लें, क्योंकि अगर खरपतवार आएगा अपनी फसल में तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि लौकी बेल वाली फसल है। अगर वो खरपतवार की वृद्धि हमारे खेत में दिखेगी तो जो हमारी बेलें हैं वो सही से वृद्धि नहीं कर पाएंगी और जो उसमें फूल है, फल है, वो सही से नहीं बनेगा। क्योंकि खरपतवार प्रकाश के लिए, पानी के लिए और जो खाद और उर्वरक हम जो दे रहे हैं उसमें कंपटीशन करते हैं और हमारी जितनी उपज मिलनी चाहिए हमको उतनी नहीं मिल पाती। तो किसान भाई जो भी खुरपी की सहायता से या किसी और यंत्र की सहायता से समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहें। निदाई गुड़ाई करने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि जो एरेशन होता है वो भूमि का प्रॉपर हो जाता है और हमारे पौधों की वृद्धि भी सही से होती है और जो खरपतवार हैं वो भी निकल जाते हैं। और जो खरपतवार हैं वो कीट रोगों के लिए भी एक होस्ट का काम करते हैं। अगर खरपतवार नहीं होंगे हमारे खेत में तो कीट रोगों का प्रकोप भी हमारी फसल में कम देखा जाता है। किसान भाइयों, लौकी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। अब हम देखते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था। जैसा कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो किसान भाई पानी का विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होता देते हैं फसल में तो पौधे की जड़ें गलने लग जाती हैं और पौधे की वृद्धि भी सही प्रकार से नहीं होती है। तो किसान भाई ये देख लें कि हमारी पहले भूमि किस प्रकार की है। अगर भारी भूमि है तो हमें पानी कम लगेगा और हल्की मिट्टी है तो पानी ज़्यादा लगेगा। आप पहले पानी देने से पहले देख लें कि हमारी मिट्टी में पानी की आवश्यकता लग रही है तो उसको देख के पानी दें। वैसे सर्दी के मौसम में लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में पानी दिया जाता है, फिर भी किसान भाई अपनी भूमि को देख के पानी दे सकते हैं। तो जब भी तोड़ाई करें तो उसके बाद देखते रहें कि हमारी फसल में उर्वरक की मात्रा लग रही है तो नाइट्रोजन जो हमने कई बार पहली शुरुआत में दिया था तो बचा दे देते हैं, तो तोड़ाई के समय आप दे सकते हैं उर्वरक। तो इस तरह इन बातों का ध्यान रखें। किसान भाइयों, लौकी की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाई अब हम चर्चा करेंगे लौकी की फसल में कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कीट नियंत्रण पर। इसमें कौन कौन से कीट आते हैं लौकी की फसल में। तो सबसे पहले आता है एक बीटल आता है। तो ये बीटल क्या करता है, पहले पत्तियों को, छोटी पत्तियों को काटता है, फूल को काटता है। जब फल बन जाता है तो फल को भी नुकसान पहुंचाता है। पौधे पर इस कीट को देखें तो एक दवाई आती है क्विनोलफॉस करके दवा, उसकी 2 ग्राम लीटर प्रति मात्रा के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करें तो इस कीट का हमें प्रकोप से बच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्य कीट है लौकी वर्गीय फसलों में।
तो इस कीट का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर ये दिखता है तो इसको नियंत्रित करें। फिर एक कीट आता है फ्रूट फ्लाई करके, ये भी मुख्य कीट है, लौकी की फसल में देखा जाता है। तो ये कीट क्या करता है, ये मक्खी के रूप में होता है। तो पहले ये फूल पे अपने अंडे देता है, इसकी जो मादा मक्खी है, फिर उसके जो लार्वी निकलते हैं वो फल को नुकसान पहुंचाते हैं और फल के अंदर पहुंच के फल को पूरा ख़राब कर देते हैं। और फिर हमने कई बार देखा है कि फल पूरा अंदर से सड़ जाता है, तो इसकी गुणवत्ता ख़राब होती है और बाज़ार में बेचने योग्य नहीं रहता, तो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो अगर इस कीट का हम प्रकोप देख रहे हैं अपनी फसल में, तो एक ट्रैप करके आता है, मिथाइल यूजिनॉल करके ट्रैप। तो इस ट्रैप का अपन खेत में प्रयोग करें तो इस कीट की जो मादा मक्खी है वो इससे कंट्रोल होती है। तो इसका अगर मादा मक्खी कंट्रोल हो जाएगी तो हमारे फसल में इस कीट का प्रकोप नहीं होगा। अगर ट्रैप नहीं कर रहे हैं तो किसान भाई क्विनोल फॉस नाम की दवा आती है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दवाई का स्प्रे करके भी अपने जो फ्रूट फ्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाई अब हम चर्चा करेंगे लौकी में कौन कौन से रोग आते हैं और किस प्रकार से उनका नियंत्रण करें। तो सबसे पहले इसमें रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू, जो एक फफूंदी के द्वारा फैलता है। तो इसमें हमने देखा है पत्तियों पर, तनों पर एक सफ़ेद सा पाउडर जम जाता है, जो बाद में पूरे पौधे पर बढ़ जाता है शुरुआती अवस्था में, और फिर पूरा पौधा सूख जाता है तो उसकी बढ़वार रुक जाती है। अगर इस प्रकार का जो हमारे पौधे में समस्या देखी जाती है तो एक वेटेबल सल्फर आता है, तो उसका घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर वेटेबल सल्फर का घोल करके आप स्प्रे करें, तो इससे हमारी जो फसल पे जो पाउडरी मिल्ड्यू आया उससे रोकथाम मिलती है। एक है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू भी एक फफूंदी के द्वारा फैलता है। तो इसमें रोग युक्त लक्षण जो है निचली पत्तियों में पाए जाते हैं। निचली पत्तियों पर कोणाकार धब्बे बन जाते हैं जो ऊपर से पीले या लाल भूरे रंग के होते हैं। तो इस प्रकार के जब हमें अपनी फसल में धब्बे दिखाई दें, और फिर क्योंकि ये फिर बाद में धब्बे बढ़ के पूरे पत्तियों को ये कवर कर लेते हैं, तने को कवर कर लेते हैं, और हमारा फूल भी नहीं सही बनता या फिर हमारा फल की वृद्धि नहीं हो पाती। रोग का प्रकोप देखें तो इसके लिए मैंकोजेब करके दवा आती है, इसकी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर प्रकोप ज़्यादा दिखे तो 10 से 15 दिन के अंतर से फिर से दोबारा स्प्रे करें, तो इससे इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। जो फलों की तोड़ाई है समय पे करें और देखरेख किसान भाई समय समय पे करते रहें तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गेहूं बुआई के बाद अक्सर फसल के साथ कई तरह के खरपतवार खेत में जम आते हैं, जो खाद, पानी, पोषक तत्वों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल उत्पादन में लगभग 25 से 35% कमी हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए किसान समय रहते कौन कौन से उपायों को अपनाएं ताकि फसल की बढ़वार प्रभावित न हो और आने वाले दिनों में फसल से भरपूर पैदावार मिल सके, इस बारे में जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। देखिए, गेहूं में जो प्रमुख समस्या है वो खरपतवारों की रहती है। और गेहूं में अगर हम देखें तो संकरी, चौड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। जो संकरी पत्ती के जो खरपतवार, उसमें जो मुख्य समस्या हमारे सामने है वो है मंडूसी, जिसे हम कणकी या गुल्ली डंडा भी कहते हैं। ये एक प्रमुख समस्या है। दूसरी एक जो संकरी पत्ती की खरपतवार है वो है आप हमारे जो समस्या रहती है वो जंगली जई। जंगली जई कुछ जो हल्की ज़मीन है, खासकर जो धान गेहूं क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, उनमें एक मुख्य समस्या है। ये दोनों ही प्रमुख जो संकरी पत्ती की खरपतवार है। इसके अलावा लोमड़ घास है या पोवा घास, ये 4 संकरी पत्ते की जो गेहूं में समस्या रहती है। इसके बाद जो चौड़े पत्ते की है, चौड़े पत्ते में हमारे सामने जो मुख्य समस्या रहती है वो है जंगली पालक, जंगली पालक। इसके बाद जंगली बथू है, और खरबाथू है, कृष्णा नील है, मैणा है और सेंजी है। ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो रहती है हमारे सामने। गेहूं की फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन। गेहूं की बुआई के बाद फसल के साथ साथ कई तरह के खरपतवार उगाते हैं, जो मुख्य फसल से खाद, पानी और सूर्य की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। कीट रोगों को बढ़ावा भी देते हैं। ऐसे में समय रहते खरपतवारों का समेकित नियंत्रण बेहद जरूरी होता है।
तो अगर जिन खेतों में चौड़ी पत्ती की समस्या है, वहाँ किसान भाई हमारे पास जो शाकनाशी है उनमें है, जैसे 2,4-D है। 2,4-D है कि 2-3 फार्मूलेशन में आती है। ये 38% की है, 58% की है, या 80% की है जो वेटेबल पाउडर में आती है। तो इनकी मात्रा, जैसे अगर वेटेबल पाउडर वाली लेनी है तो 250 ग्राम प्रति एकड़। जो 58% की है वो 400 ml के करीब आप प्रति एकड़ किसान भाई प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मेटसल्फ्यूरॉन आती है। मेटसल्फ्यूरॉन जो कई नाम से मिलती है और उसकी जो उत्पाद मात्रा है 8 ग्राम प्रति एकड़। अगर किसान भाई प्रयोग करेंगे तो चौड़ी पत्ती खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और शाकनाशी है, वो है कार्फेंट्राजोन, जिसकी उत्पाद मात्रा है 20 ग्राम प्रति एकड़। अगर इन खरपतवार नाशियों का प्रयोग करें चौड़े पत्ती की समस्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो विभिन्न तरह के चौड़े पत्ते खरपतवार है तो किसान भाई मेटसल्फ्यूरॉन और जो कार्फेंट्राजोन का तैयार मिश्रण मिलता है या इनको मिलाकर भी प्रयोग में ले सकते हैं। 20 ग्राम कार्फेंट्राजोन की मात्रा, उत्पाद मात्रा, और 8 ग्राम जो मेटसल्फ्यूरॉन है। अगर इन दोनों का प्रयोग करेंगे 35 दिन के आसपास, तो जो अगर गेहूं में किसी भी तरह के चौड़े पत्ते खरपतवार उनका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, पिछले 3-4 दशकों में बड़े पैमाने पर ऐसे खरपतवारों का उद्भव हुआ है जो वर्तमान में प्रयोग में आने वाले खरपतवार नाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके हैं। तो जो किसान रासायनिक विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं, वे कौन सी दवा लें और कितनी मात्रा में पानी के घोल का छिड़काव करें, वो इस प्रकार है। बात रही संकरी पत्ती की। संकरी पत्ती भी, जिसमें खासकर हमारे पास मुख्य समस्या वहां पाई जाती है जहां हमारे पास प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस आ गई है। तो हमारे पास पहले कई विकल्प थे किसान भाइयों के पास, जैसे अगर मंडूसी या जंगली जई के नियंत्रण के लिए हमारे पास क्लोडेनाफोप, जो टॉपिक पॉइंट झटका के नाम से है, 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करते थे, या सल्फासल्फ्यूरॉन है, या एटलांटिस थी, या हमारे पास एक पिनोक्साडोन जो एक्सेल के नाम से मिलती है 400 ml प्रति एकड़, ये हम प्रयोग कर लेते थे। लेकिन अब समस्या आ रही है कि इनमें प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस आ गई, बहु शाकनाशी प्रतिरोधकता, मल्टीपल रेजिस्टेंस जो हम कहते हैं, इनमें मतलब कण की मुंडुसी में आ गए। उन क्षेत्रों में जहां ये समस्या है तो वहां किसान भाई के पास हमने इस बार एक विकल्प दिया था कि आप बिजाई करते ही एक पायरोक्सासल्फोन दवाई है जिसकी मात्रा थी 60 ग्राम प्रति एकड़, वो प्रयोग कर सकते थे। इसके बाद जिन खेतों की जो अब अवस्था है 35-40 दिन की है, तो वहाँ हमारे पास खाली एक मेट्रिब्यूजन है, एक वो विकल्प हमारे सामने रह जाता है। वो भी इसमें आपकी 1-2 जो कंपनी है क्लोडेनाफोप प्लस मेट्रिब्यूजन के साथ तैयार मिश्रण दे रही हैं। वो भी उनकी जो मात्रा है 200 ग्राम प्रति एकड़ अगर डाल लेंगे तो संकरी चौड़ी पत्ती, खासकर जो जहाँ रेजिस्टेंस है, जहाँ शाकनाशी में प्रतिरोधकता है, तो उसके नियंत्रण के लिए किसान भाई ये प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो अपनी स्प्रे तकनीक है वो सही से इस्तेमाल करें। कई बार देखा गया कि यूरिया में या रेत मिला के डाल रहे हैं, तो आप स्प्रे करें, और स्प्रे के लिए भी फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करें। आज के समय में बहुत से किसान भाइयों के सामने खेती में खरपतवारों की गंभीर समस्या देखने में आ रही है, जो मैकेनिकल और रासायनिक दवाओं के प्रयोग के बाद भी नियंत्रित नहीं हो पा रही। तो ऐसे में कुछ जरूरी उपाय हैं जिन्हें अपनाकर खरपतवारों की गंभीर समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। वो इस प्रकार से हैं। फसल चक्र अपनाएं, बुवाई के समय में बदलाव करें, पौधे का घनत्व कम करें, बुवाई के तरीकों में बदलाव करके, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके, शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों का चुनाव करके, जुताई की पद्धति अपनाकर, मल्च विधि अपनाकर, सिंचाई प्रबंधन करके, मृदा सौर्यीकरण करके खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। आजकल कुछ कंपनियां साथ में, जैसे ट्रैक्टर माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड जिसे हम कहते हैं, स्प्रेयर भी उपलब्ध करा रही हैं। तो किसान भाई इनको भी ले सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों को अपनाएंगे, समय से स्प्रे करेंगे, सही मात्रा में सही तरीके से करेंगे, तो किसान भाई अच्छा खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारी। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में जिन किसानों के पास तालाब हैं, उनमें से कुछ किसान भाई इन तालाबों में सिंघाड़े की खेती करते हैं। तो जो किसान भाई सिंघाड़े की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए उचित चल रहा है।
तो आप स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए सिंघाड़े की नर्सरी में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर से। एक से 2 फीट पानी जो है, जो स्थिर पानी है, वो पर्याप्त है। तो अगर किसी कारण से आपके खेत की जलधारण क्षमता कम है तो उस कंडीशन में हमको पानी को इसमें डाल करके और 1 से 2 फीट पानी इसका मेंटेन रखना होता है। सिंघाड़े की नर्सरी तैयार करने के लिए दूसरी तुड़ाई के स्वस्थ पके फलों का बीज हेतु चयन करके उन्हें जनवरी माह तक पानी में डुबाकर रखा जाता है। अंकुरण के पहले फरवरी के दूसरे सप्ताह में इन फलों को सुरक्षित स्थान में गहरे पानी में तालाब या टांके में डाल दिए जाते हैं। मार्च माह में फलों से वेल निकलने लगती है। वह लगभग 1 माह में 1.5 से 2 मीटर तक लंबी हो जाती है। इन बेलों से 1 मीटर लंबी बेलों को तोड़कर अप्रैल से जून तक रोपड़ी का फैलाव खरपतवार रहित तालाब में किया जाता है। साथ ही साथ रोपड़ी को कीट और रोगों से सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। कीट एवं रोगों की रोकथाम हेतु आवश्यकता पड़ने पर उचित कीटनाशी एवं कवकनाशी का उपयोग करें। जहाँ तक इसके लिए भूमि तैयार करने की बात है या खरपतवार नियंत्रण की है, तो जब हम फरवरी के माह में इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, उस समय में हम 25 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से नीम ऑयल बेस्ड खली का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम भूमि तैयार करते हैं, जब अगर इसमें जल नहीं होता है, उस समय में 0.3% नीम ऑयल का स्प्रे कर देने से कीट व्याधि से काफ़ी हद तक इसमें नियंत्रण हो जाता है। अगर हम खाद की बात करें तो अन्य फसलों की भांति ही यूरिया का इस्तेमाल हम 3 भागों में करते हैं। वैसे 40, 60 और 40 के अनुपात में हम NPK का इसमें प्रयोग करते हैं। प्रति हेक्टेयर SSP का इस्तेमाल 60 किलो प्रति हेक्टेयर जो है वो काफ़ी लाभप्रद होता है। अच्छी उपज के लिए हम लोग 0.1% पे माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रेइंग लाभप्रद है। तो कुल मिला के देखें तो अगर हम लोग इसका प्रबंधन ठीक करते हैं, जल ठहरा रह रहा है, और अगर किसी कारण से, क्योंकि हम लोग रासायनिक दवाओं के प्रयोग के लिए इसमें मनाही करते हैं, बट अगर आवश्यकता होती है तो वैज्ञानिक का सलाह लेके, अब तो हम लोग ICT मोड में हैं तो फोटोग्राफ्स के द्वारा भी हम इस पे दवा का प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जैविक खाद और जैविक दवा का ही इसमें इस्तेमाल करें। सिंघाड़े में कोई उन्नत किस्में विकसित नहीं की गई हैं, परंतु जो किस्में प्रचलित हैं उनमें जल्द पकने वाली किस्में हरीरा गठुआ, लाल गठुआ, कटीला, लाल चिकनी गुलरी किस्मों की पहली तुड़ाई रोपाई के 120 से 130 दिन में होती है। इसी प्रकार देर से पकने वाली किस्में करिया हरीरा, गुलरा हरीरा, गपाचा में पहली तुड़ाई 150 से 160 दिनों में होती है। फरवरी के माह में लगभग हम 1 हेक्टेयर में 700 पौधों को डंडे की सहायता से इसमें हम रुपाई करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसके लिए नर्सरी हम फरवरी माह में तैयार करते हैं। इसमें पौधे में अगर किसी तरह का गलन या इस तरह के रोग का दिखाई पड़ता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नीम ऑयल केक का इस्तेमाल करें। विशेष परिस्थिति में या प्रभाव बढ़ने पे फिर वैज्ञानिक के अनुशंसा के हिसाब पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक और जानकारी है कि आप प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल इसमें काफ़ी लाभप्रद देखा गया है, जो एक पौध के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो आवश्यकता पड़ने पे या ग्रोथ में कमी होने पे हम प्रोपिकोनाजोल का भी 1% की दर से इस पे छिड़काव कर सकते हैं, जो एक ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो पौधे के विकास कराता है। अगर हम इसकी तुराई की बात करते हैं तो अगर हम फरवरी माह में पौध लगाते हैं तो अक्टूबर माह से हमको इसका फल आना शुरू हो जाता है और हम 10% के अनुपात में फल की इसमें तुराई करते हैं और 10 से 12 तुराई तक हम इसमें कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम दरियाखेड़ा, जिला मुरैना के जगन शर्मा ने, आपने दीमक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है
तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है, जो घूसर भूरे रंग का होता है, और इस कीट की सूड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक की रोकथाम। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।